प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। हम अब तक लेखक का उत्तरोत्तर जीवन यात्रा पढ़ते चले गए हैं और अब उसकी जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। वह आत्मनिर्भर हो गए हैं, साहित्यिक अभिरुचि लेते हैं और साहित्यिक अध्ययन के बाद उनमें एक वैचारिक तब्दीली आती है। एक चेतना और एक ज़बरदस्त दृढ़ संकल्प लेखक के मन में घर कर जाता है और ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो ताकत साहित्य में है, जो परिवर्तन साहित्य कर सकता है, वह वैचारिक परिवर्तन, वह व्यक्तित्व निर्माण और वह चरित्र निर्माण और वह चेतना निर्माण कोई और नहीं कर सकता है। लेखक क्रमशः गोरकी को पढ़ते हैं, राही मासूम रजा को पढ़ते हैं, चेखव को पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय चेतना का ख्याल उनके मन में आता है और एक उदारता उनके मन में आती है। मार्क्सवादी लेखकों को वो पढ़ते हैं तो आर्थिक समानता का भाव उनके मन में आता है, एक समन्वय वो पैदा करना चाहते हैं और चूंकि लंबी जीवन संघर्ष यात्रा के बाद स्वयं वे इतना पुख्ता हो गए हैं कि बुनियादी चीज़ों को पाने के लिए भी जो कशिश, जो वेदना, जो दंश, जो अपमान और जो आत्मसम्मान को चोट खाई थी, उनके तीखे गहरे निशान आज भी उनके व्यवहार में, उनके विचार में उनको एक तलखी देते हैं। वे कटाक्ष करते हैं व्यवस्था पर, वे व्यंग करते हैं उस सारे समाज पर और वे व्यंग करते हैं उस सारी चुनौतियों पर जिनने कि उनको इस तरह से घायल कर दिया था, लहूलुहान कर दिया था। मन की पीड़ा और एक सामाजिक दबाव ने उन्हें किस कदर तोड़ा और उससे जूझते जूझते वे किस तरह पक्के हो गए, इस बात का खुलासा लेखक आगे के कुछ पेजेस में करता है, वर्णन में करता है। और कथा हमसे क्या कहती है सुनिए। जबलपुर में बिताए दिनों ने मुझे बदल कर रख दिया था। मेरी बोलचाल बदल गई थी, उठने बैठने का रंग ढंग बदल गया था। कई ऐसे मित्र बन गए थे जो लगातार समसामयिक विषयों पर बहस मुबाहिसें करते थे। मैं गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय हो रहा था। वह लेखक जो दबता था, छिपता था, शर्माता था, निराश था, अब वह एक उजाले में आता है, उसे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वह रोशन होना चाहता है और उसकी चेतना की, जागृति की रोशनी उसे आगे ले जाती है। साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय शिरकत होने लगती है। जबलपुर की साहित्यिक गतिविधियों से मैं जुड़ गया था। साहित्य के प्रति मेरा एक नज़रिया भी बनने लगा था। कलावादी रचनाओं की जगह जनवादी सोच आकर्षित करती थी। लेखक की सोच जनवादी है। गांव से पिताजी के हर पत्र में शादी के लिए हाँ कर देने का आग्रह होता था। उन्हें लग रहा था मेरी उम्र बढ़ रही है, इतने दिनों में तो लड़के बाप बन जाते हैं। मैं इनकार करता आ रहा था। मैं गृहस्थी के चक्कर से दूर रहना चाहता था। मुझसे 2 वर्ष छोटी बहन माया की शादी 3 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। 2 वर्ष काफ़ी व्यस्तता में गुजरे थे। ट्रेनिंग भी सुव्यवस्थित चल रही थी। संस्थान में मेरी एक पहचान बन गई थी। हॉस्टल में जाति को लेकर साथियों में कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो तकलीफ देह था। हाँ, कभी कभी दिल्ली मुरादनगर के साथी छींटाकशी जरूर कर देते थे। देहरादून और मेरठ के लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है, जबकि मेरे नाम के साथ वाल्मीकि उपनाम जुड़ा था। संस्थान के कई लोग थे जिनका सानिध्य मुझे मिला। एक श्रीलाल जी थे जो मुझे हमेशा अपने घर बुलाते थे। प्रकाश कांबले थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। इन्हीं दिनों आईएनएस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंबरनाथ में ड्राफ्टमैन की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे गए थे। हमारे संस्थान के लगभग सभी छात्रों ने आवेदन किया था। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर इस प्रशिक्षण के लिए चयन होना था। लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया था। साक्षात्कार के लिए बम्बई जाना था। फिर आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। विजय ने कुछ रुपए दिए थे, तभी मैं साक्षात्कार के लिए जा पाया था। खमरिया से प्रशिक्षण पूरा होते होते बम्बई से बुलावा आ गया था। खुशी तो हुई थी, लेकिन परिवार की जीर्ण अवस्था आंखों में घूम रही थी। प्रशिक्षण खत्म होते ही आईएनएस फैक्ट्री में काम मिल जाने की पूरी संभावना थी। काम मिल जाने का अर्थ था आर्थिक स्थिति में सुधार। जीविका के लिए नौकरी की ज़रूरत थी, इसीलिए आगे 2.5 वर्ष और ट्रेनिंग कर पाना मुश्किल था। मैंने अपने संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री थॉमस के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने गंभीरता से मेरी बात सुनी और कहा, जहाँ इतने दिन चल गया है 2.5 वर्ष और चलने दो।
अंबरनाथ के प्रशिक्षण के बाद तुम एक अच्छी स्थिति में आ जाओगी। उन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिए थे। मैंने बहुत कहा नहीं सर, मैं ये रुपए नहीं लूँगा, लेकिन वे नहीं माने। रख लो, बम्बई बड़ा शहर है, ज़रूरत पड़ेगी, नौकरी लग जाने पर लौटा देना। 100 रुपये एक वरिष्ठ साथी यशपाल कालिया ने दिए थे। इन 200 रुपयों की बदौलत ही मैं बम्बई पहुँच पाया था। विजय बहादुर सोल को जबलपुर में छोड़कर मैं बम्बई के लिए रवाना हो गया था। उससे अलग होने की पीड़ा से मेरा मन भारी था। 3 वर्षों से हर पल का साथ था। विजय की आंखों में भी आंसू थे। विजय और मेरे बीच गहरे संबंध बन गए थे। उसके बगैर मुझे अधूरापन महसूस होता था। अपनों से कहीं ज़्यादा था मेरे लिए विजय बहादुर सोल। खमरिया हॉस्टल में रहते हुए मेरे पास काफ़ी पुस्तकें हो गई थी। उन्हें बम्बई ले जाने के लिए मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं था। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में मेरे एक साथी थे करण सिंह। मैं और विजय कुछ दिन उसके साथ ही रहे थे। बम्बई जाने से पहले मैंने अपनी तमाम पुस्तकें उसके पास रख दी थी। उसने भी वादा किया था किसी के साथ बम्बई भेज देगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते गए, न मैं लौटकर जबलपुर आ सका और न करण सिंह ने पुस्तकें भेजी। कुछ दिन पत्र व्यवहार भी चला, लेकिन कुछ समय बाद पत्रों का सिलसिला भी टूट गया था। करण सिंह को और विजय सोल को मेरी उन साहित्यिक पुस्तकों में कोई रुचि नहीं थी। उनके लिए वे रद्दी से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती थी। उसी में सारा आकाश की वह प्रति भी थी जो किसी अजनबी ने मेज़ की ड्रॉयर में मेरे लिए रख छोड़ी थी या भूल से छूट गई थी। 8 जुलाई 1970 की शाम थी। मैं अपने थोड़े से सामान के साथ आर्डनेस फैक्ट्री ट्रेनिंग संस्थान अमरनाथ के छात्रावास में पहुंचा था। कल्याण रेलवे स्टेशन पर संस्थान की गाड़ी खड़ी थी। जबलपुर से और भी कई लोग आए थे। छात्रावास अंबरनाथ की पहाड़ी की तलहटी में एक खूबसूरत स्थान पर था। आर्डनेस फैक्ट्रियों में इस संस्थान और इसके छात्रावास की एक विशिष्ट महत्ता थी। यहाँ प्रशिक्षित तकनीशियन ड्राफ्ट्समैन भारत के श्रेष्ठ तकनीशियनों और ड्राफ्ट्समैन में गिने जाते थे। छात्रावास में शाम बेहद जीवंत होती थी। जिम्नास्टिक, इंडोर गेम्स आदि की सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल एवं पुस्तकालय और वाचनालय भी थे। छात्रावास के एक एक कमरे में 10-10 छात्र थे। मेरे साथ थे सुदामा पाटिल, वी के उपाध्याय, पी सी मूथा, के सी राय, दिलीप कुमार मित्रा, वी के जॉन, गौर मोहन दास और गुलाटी सिख। सुदामा पाटिल से जल्दी ही घनिष्ठता बढ़ गई थी। उसे भी साहित्य में रुचि थी। नाटकों के प्रति उसमें गहरा लगाव था। प्रत्येक शनिवार रविवार को हम दोनों बम्बई नाटक देखने पहुंच जाते थे। कभी कभी सप्ताह के बीच में कोई अच्छा प्रदर्शन हुआ तो हॉस्टल से चोरी छिपे जाना पड़ता था। 10 बजे रात में छात्रावास के गेट पर ताला लग जाता था। दीवार छलांग कर आने में पकड़े जाने का डर रहता था। कई बार नाले के रास्ते हम लोग छात्रावास में पहुंच जाते थे। एक रोज़ गेट के ताले की चाबी मेरे हाथ लग गई थी। उसी रोज़ मैंने फैक्ट्री में जाकर एक चाबी बना ली थी। चाबी बनते ही हमारी समस्याओं का समाधान हो गया था, लेकिन एक रोज़ हम दोनों फंस ही गए थे। रात 12 बजे तक दरबान पुस्तकालय के बरामदे में सो जाता था। हम चुपके चुपके बंद ताला खोलकर अंदर आ जाते थे। अंदर आकर फिर से ताला बंद कर देते थे। उस रोज़ दरबान जाग रहा था। हमें ताला खोलते देखकर वह चिल्लाया। ताला खुल चुका था। हम अंदर आ गए थे। उसने वार्डन से शिकायत करने की धमकी दी। क्या शिकायत करोगे? तुम ताला खोलकर बाहर से अंदर आए हो। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हम बाहर नहीं अंदर ही थे। तुम ताला लगाना ही भूल गए हो। इसे बंद करो। काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई थी। हो हल्ला सुनकर वार्डन उपाध्याय भी वहाँ आ गए थे। मुझे देखते ही बोले, महर्षि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, वार्डन साहब ये दरबान ताला बंद करना भूल गया है। देखो ताला खुला हुआ है अभी तक। यही इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मानता ही नहीं है। उस रोज़ किसी तरह मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन वार्डन को हम दोनों पर शक था। हमने भी कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां स्थगित कर दी थी। अंबरनाथ के गांधी आश्रम में श्री राम लागू की अभिनीत नाटक का मंचन था। नाटक के टिकट बहुत ही मुश्किल से मिले थे। नए सम्राट की भूमिका में श्री राम लागू ने धूम मचा रखी थी। मैस से खाना खाकर हम लोग चुपचाप बाहर निकल आए थे। 9:30 बजे से नाटक था। उस समय 9:15 बज चुके थे। पाटिल और मैं जल्दी जल्दी स्टेशन जाने वाली सड़क से जा रहे थे। अचानक सामने से उपाध्याय जी आते दिखाई पड़े। उन्होंने भी हमें देख लिया था। महर्षि इस वक्त कहाँ चले? उन्होंने डांटते हुए पूछा। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक पाटिल बोल पड़ा, सर सिर में दर्द था, स्टेशन तक जा रहे हैं, चाय कॉफ़ी पीकर अभी लौट जाएंगे। क्यों, मैस में चाय कॉफ़ी नहीं मिलती?
मिलती तो है सर, लेकिन आज दूध नहीं बचा, इसीलिए स्टेशन तक जा रहे हैं। पाटिल ने बहाना मारने की कोशिश की। उपाध्याय जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं कॉफ़ी पिलाऊंगा। वे हमें रोककर अपने क्वार्टर पर ले आए। नाटक के टिकट हमारी जेब में कुनमुना रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। हमें ड्राइंग रूम में बैठा कर उन्होंने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा और सामने सोफे पर बैठ गए। मैंने पाटिल की ओर कनखियों से देखा, वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। श्रीमती उपाध्याय जैसे ही चाय बनाने के लिए रसोई में घुसी, मैंने उठते ही कहा, अम्मा जी, वार्डन साहब बेकार में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, लाइए चाय मैं बनाता हूँ। वे मुझे देखते ही खुश हो गई। महर्षि, तुम आए हो, बैठो बैठो, मैं बनाती हूँ चाय। मैंने उनके पास जाकर धीरे से कहा, अम्मा जी, आज हम दोनों गांधी स्कूल में नाटक देखने जा रहे थे। वार्डन साहब घेर कर यहाँ ले आए, ये देखो टिकट, लेकिन उन्हें पता नहीं है। अम्मा जी ऊपर से नीचे मुझे घूरते हुए बोली, अच्छा नाटक है? मैंने कहा, अम्मा बहुत अच्छा है। तो जाते क्यों नहीं? वे हंसते हुए बोली, कैसे जाएं, वार्डन साहब इजाज़त नहीं देंगे। वे उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। अरे कैसे वार्डन हो, बच्चों को घूमने फिरने भी नहीं देते। जाओ महर्षि, लेकिन जल्दी ही लौट आना। उपाध्याय जी कुछ बोल नहीं पाए थे। हम दोनों ने जो दौड़ लगाई, सीधे गांधी स्कूल में आकर ही दम लिया। नाटक शुरू हो चुका था। रात 1 बजे शो छूटा। हॉस्टल का ताला खुला छोड़कर दरवान सोया हुआ था। सुदामा ने ताला बंद करते हुए कहा, जय अम्मा जी। उन दिनों हमने विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक सखाराम बाइंडर, गिधाड़े, खामोश अदालत जारी है देखे थे। बम्बई में थिएटर यूनिट के है वदन, आषाढ़ का एक दिन आदि में अमरीश पुरी, अमोल पालेकर, सुनीला प्रधान, सुलभा देशपांडे के अभिनय ने इन नाटकों को सजीव बना दिया था। छात्रावास में भी हमने एक नाट्य दल गठित कर लिया था। नाटकों का पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया था। अंबरनाथ में कई जगह हमने मंचन भी किए थे। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि लेखक अब संघर्ष की यात्रा से निकलकर जीवन में एक अभिरुचि के साथ जुड़ जाता है, अध्ययन करता है, उम्र के अनुसार शरारत करता है, पढ़ने में दिलचस्पी लेता है, नाटक के रंगमंच में दिलचस्पी लेता है, और किस तरह से हल्की फुल्की शरारत उसके जीवन में उम्र का आनंद घोल देती है। सामान्यतया युवा वर्ग के मन में इस तरह की उछल कूद करने की जो चाह होती है, वह इसके किरदार में, इसके चरित्र में बखूबी सजीव हो उठी है। इस घटना से बम्बई पूना में तनाव बढ़ गया था। दलित पैंथर की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। इस घटना को पार्श्व में रखकर मैंने दलित समस्याओं पर एक लेख नवभारत टाइम्स को भेजा था। अब ये पत्रकारिता से जुड़ जाते हैं और अपने लेखन को प्रकाशित करना चाहते। अभी तक पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, अब तीसरे चरण प्रकाशन पर पहुंच गए हैं। किसी भी अभिरुचि को तराशना और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करना, प्रगति करना एक बहुत बड़ी हासिल है और बहुत बड़ी ज़िंदगी की उपलब्धि है। प्रिंसिपल ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर नवभारत टाइम्स की यह प्रति मेरे सामने रख दी थी। यह तुमने लिखा है? जी। उन्होंने दोबारा पूछा, ठीक से देखकर बताओ, यह लेख तुम्हारा है? जी, मेरा है। तुम सरकारी संस्थान में हो, इसके आधार पर तुम्हारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। मैं थोड़ी देर चुप रहा। वे बोले, ट्रेनिंग के दौरान ये सब मत करो, निकाल दिए जाओगे। जाओ, आगे से ध्यान रखना। मौखिक चेतावनी देकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इस लेख के कारण छात्रावास में कुछ साथियों का व्यवहार बदल गया था। वे मेरी जाति ढूंढने लगे थे, क्योंकि मैंने दलितों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी, जो उनकी दृष्टि में मेरा अपराध था। इसी बीच सुदामा पाटिल ने आचार्य अन्य के एक नाटक मारुचि मायेशी का हिंदी अनुवाद कर डाला था। उसमें मुख्य भूमिका मेरी ही थी। नाटक के प्रथम मंचन के बाद अंबरनाथ के लोग मुझे एक रंगकर्मी के तौर पर पहचानने लगे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बजाय वे उस पात्र के नाम से मुझे पुकारते थे। मैं अपने भीतर उत्साह महसूस करने लगा था। इसी दौरान अंबरनाथ के मराठी रंगकर्मी कुलकर्णी से परिचय हुआ था, जो आगे चलकर घनिष्ठता में बदल गया था। कई चर्चित निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला था। धीरे धीरे लेखक किस तरह से जनवादी सोच से जुड़ जाता है, और एक लेखक जब लिखता है और उत्तरोत्तर लिखता है तो उसकी इच्छा होती है कि वह प्रकाशित भी हो, और प्रकाशित होता है तो प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेखक के मन में शुरू से अपनी जाति के प्रति एक संवेदना, एक सहृदयता की भावना थी, और वही अभिव्यक्ति उनके लिए एक चुनौती बन गई है और उन्हें डराया धमकाया जाता है। लेकिन लेखक अपने शब्द के अर्थ के गहन रोशनी से बहुत जिंदा दिल होता है और बहुत चुनौती झेलने की
ताकत रखता है, क्योंकि कलम की ताकत बहुत मजबूत ताकत होती है। साहित्य की अभिरुचि बहुत बड़े परिवर्तन की नींव रखती है। तो इसी दृष्टि से लेखक के मन में ये जनवादी सोच, ये मार्क्सवादी सोच आगे बढ़ती जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि लेखक की लंबी संघर्ष यात्रा के दरमियान वे किस किस सोच से जुड़ते जाते हैं। वे गांधीवादी विचारधारा से जुड़ते हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ते हैं, जनवादी सोच से जुड़ते हैं, मार्क्सवादी सोच से जुड़ते हैं। कुल मिलाकर यह उपन्यास सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और वर्ण विभेद के अंतर को मिटाना चाहता है और एक समरसता और समन्वयवाद की स्थापना का महत्वपूर्ण संदेश देता है।